लगने की वजह से मृत्यु हो गई। बम फट गया, गोली लग गई, हाथ धड़ से अलग हो गया, पैर धड़ से अलग हो गया, तो उनको मॉर्फिन दिया जाता था उस समय ताकि उनको पेन में कुछ रिलीफ हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1920 में, तो बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेस हुई कि जो आज मर जा रहा है उसको 10 दिन कैसे जिंदा रखा जाए, जो 10 दिन में मर रहा है उसको 100 दिन कैसे जिंदा रखा जाए, जो 100 दिन में मर रहा है उसको साल भर कैसे जिंदा रखा जाए। तो जान बच गया, साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे। साइड इफेक्ट के साथ भी अगर वो जिंदा रहे तो बहुत बड़ी बात है, भाई जिंदा तो रह रहे हैं कम से कम। तो प्राण घातक से बचाने के लिए मेडिसिन का आविष्कार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों की प्राण घातक मृत्यु से मेडिसिन ने जान बचा ली, उसकी उन लोगों की जान को बढ़ा दिया। और फिर क्या हुआ कि उसी दवाइयों का इस्तेमाल जो लाइलाज बीमारियां थी उन पे किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस थी उनमें भी, यानी कि जीविका से उत्पन्न हुए जो रोग थे उनमें भी, या किसी कमी से उत्पन्न हुए जो रोग थे उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी क्या है कि न्यूट्रिशन के बारे में हम समझते हैं, न्यूट्रिशन का कहाँ आविर्भाव हुआ। 1950 में यूएसएसआर और अमेरिका चांद पे जाना चाहते थे, और चांद पे जाने में एक समस्या थी कि अगर वहां जाएंगे और आएंगे तो बहुत समय लगेगा, और जो भी जाएगा स्पेस शटल में वो खाना खाएगा, और खाना खाएगा तो पॉटी लगेगी, और पॉटी अगर लगेगी तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पॉटी लगेगी, वहां तो जीरो ग्रेविटी होती है, वहां तो उड़ने लगेगी हर दिन की अलग अलग शरीर के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए और उसका वेस्ट बिल्कुल ना निकले। तो जब वेस्ट बिल्कुल भी, पॉटी वाली समस्या नहीं आएगी। इनका बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया और स्पेस का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यूरी गैगरिन जो वो स्पेस में जाने वाला व्यक्ति था, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग तब तो नाम यूएसएसआर था। तो उसके बाद अब कोई डेली बेसिस पे तो स्पेस शटल जाएगा नहीं, चंद्रमा पे डेली बेसिस पे तो लोग जाएंगे नहीं। तो अब ये जो आविष्कार था उसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया जाने लगा, और मिलिट्री में सफल प्रयोग के बाद, सफल इसके होने के बाद, इसको लोगों जिनको किसी भी पोषण की कमी की वजह से कोई रोग हो रहा था उन लोगों को दिया जाने लगा, और देखा जाने लगा कि बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट उस पर भी आ रहा है। अब मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे शरीर रोगग्रस्त होता क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि जब इतना सा शरीर होता है हमारा, तब हम हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते हैं और हम थोड़ी थोड़ी देर में पॉटी कर देते हैं। जब हम छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल या उससे भी 1 साल से भी कम के बच्चे होते हैं, तो जो भी खाते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर पच के बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर के अंदर कोशिका बड़ी होती है, हमारे शरीर के अंदर भूख ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो सुबह खाते हैं वो अगले दिन निकलता है। दिन कि अगर हम आपका पेट साफ है तो 90% रोग नहीं होंगे, और आपका पेट ही कारण है 80 से 90% रोगों के होने का। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह की डिटॉक्सिफिकेशन होनी जरूरी है। जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ कीटाणु आएंगे, जहाँ कीटाणु आएंगे वहाँ आज नहीं तो कल चल के बीमारी जरूर आ जाएगी। ऐसे में अगर हम शरीर को अंदर से साफ कर दें तो कीटाणु कमजोर पड़ जाएंगे, और कीटाणु कमजोर पड़ जाएंगे तो बीमारी भी कमजोर पड़ जाएगी। क्योंकि कीटाणुओं को फलने फूलने के लिए गंदा वातावरण चाहिए, और बीमारियों को फलने फूलने के लिए कीटाणु भरा माहौल चाहिए। इसी वजह से हम अपने घर को साफ रखते हैं, इसी वजह से हॉस्पिटल को साफ रखा जाता है, इसी वजह से हम अपनी हर चीज को साफ रखते हैं, ताकि ना आएंगे कीटाणु, ना आएंगे बीमारी, ना गंदगी आएगी, ना कीटाणु आएंगे, ना बीमारी आएगी। और अगर आप साफ हैं तो साफ रहते हुए अगर अपने शरीर को अंदरूनी तौर पर साफ रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आमतौर पर जिस बर्तन में खाते हैं उसको हम मांजते हैं, जिस बर्तन में हम पकाते हैं उसको मांजते हैं, जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसको हम मांजते ही नहीं। आप सोचिए कि ये जो हम जिस बर्तन में डाल रहे हैं इस बर्तन को मांजते हैं क्या? आप सोचिए कि जब सुबह सुबह हमारे मुंह से बदबू आती है, हम ब्रश करते हैं, जिस रास्ते से खाना अंदर जा रहा है अगर वो गंदा हो रहा है तो बाकी का जो अंदर का सिस्टम है वो भी गंदा हो रहा होगा। और ऐसा कोई भी फिनाइल या एसिड नहीं है जिसको पीकर हम शरीर के अंदरूनी सिस्टम को साफ कर दें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें कुछ ऐसा आहार लेना चाहिए, कुछ ऐसा पोषण लेना चाहिए जो कि अंदर जाके हमारी शरीर की जितनी भी गंदगी है, जितने भी जरासीम है, उसको अंदरूनी तौर पे साफ कर दें। अभी फेस्टिवल में हम लोग अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, हर फेस्टिवल, हर बड़े फेस्टिवल में, चाहे वो किसी भी धर्म का फेस्टिवल हो, हम क्लीनिंग करते हैं बहुत सारी। लेकिन डेली झाड़ू और पोछा होने के बाद भी रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा कचरा निकलता है जब हम दिवाली में या किसी भी पर्व में बड़े अच्छी तौर से सफाई करते हैं। आप सोचिए डेली साफ करने के बाद भी इतना कचरा अगर हमारे
घर से निकल रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर, शरीर ने कितनी दिवाली देखी, शरीर ने कितनी ईद देखी, शरीर ने कितनी क्रिसमस देखी, शरीर ने कितनी महावीर जयंती देखी, लेकिन शरीर के अंदर से वो कचरा कभी भी साफ नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें शरीर को अंदरूनी तौर पे नहलाने की जरूरत है, शरीर को अंदरूनी तौर पे साफ करने की अत्यंत आवश्यकता है। अब ये हमारे आंख का एक क्रॉस सेक्शन है और ये माइक्रोवेलिया, ये तौलिए की तरह होती है, रेशे होते हैं इसमें, और इसके अंदर मैल जम जाता है, इसके अंदर काई जम जाती है, तो अंदर खाना घुस नहीं पाता, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन जब हम नोवा का सेवन करते हैं, जब हम ज़ैनप्रो का सेवन करते हैं, जब हम इम्यूज़ैन का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले ये इसको ढीला करता है, इसका गंदगी को ढीला करता है, और फिर उसको एक कंघी से जैसे दूसरी कंघी को साफ किया जाता है, ठीक उसी तरह से साफ कर देता है, ताकि हमारी आंख वापस वैसी हो जाए जिस दिन मतलब जब हमारी आंख गंदी नहीं हुई थी, जब बचपन में, तब जैसी हमारी आंख थी वैसी हमारी आंख हो जाए। अब न्यूट्रिशनल गैप क्या होता है? अमूमन न्यूट्रिशनल गैप, हमें जो खाना चाहिए वो हम खाते नहीं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जिस समय खाना चाहिए उस समय नहीं खाते, जिस समय नहीं खाना चाहिए उस समय खाते हैं। तो ये हमारी एक जीवन रेखा है, ये हमारी लाइफ स्पैन है, ये जो काली वाली लकीर बीच में खींची हुई है। तो हम जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के होते हैं, तब हमें पूरा 100% न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन 70% नहीं मिल पाता, सिर्फ 30% मिल पाता है, क्योंकि बच्चा जो खाना चाहता है वो हम देना नहीं चाहते, और जो बच्चे को खाना चाहिए वो बच्चा खाना नहीं चाहता। हर जो लोग फल खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग बच्चे को फल खिलाना चाहते हैं, वो बच्चा फल खाता नहीं, और जो बच्चा फल खाना चाहता है उसको माँ बाप कभी कभी फल खिला नहीं पाते। तो ऐसी कुछ मिसमैच, ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो 30% का न्यूट्रिशन मिला और 70% का गैप रह गया, ये गैप अगर लंबे समय तक बना रहे तो एक रोग का रूप ले लेता है, और ये जो रोग है ये डॉक्टर और दवाइयां दोनों मिलकर ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिर्फ सिम्टम को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ, वो सिम्टम के बारे में सोचते हैं। जिस कारण से प्रॉब्लम बनी है वो कारण अभी भी बना हुआ है, वो कारण अभी भी मौजूद है शरीर के अंदर, वो सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं। तो मेडिसिन और डॉक्टर क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। बीपी है, दवा खा लो, डायबिटीज है, दवा खा लो, पेन हो रहा है, दवा खा लो, तो दब जाएगा। आप देखिए, कभी भी दवा खाने से कोई भी चीज दब जाती है, वो कभी भी कंप्लीटली ठीक नहीं होती, वो दब जाती है। तो आप मान लीजिए, अगर आपने कोई भी दवा खाई और वो सिर का दर्द है, दवा खाली, दर्द दब गया, कभी कभी दवा का असर खत्म होने के बाद दर्द वापस स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है कि आपके प्रॉब्लम को या आपके जो सिम्टम है उसको दबाया जा रहा है, और दबाने से एक प्रेशर कुकर का इफेक्ट तैयार होता है। कैसे? प्रेशर कुकर में खाना बनता है प्रेशर से, और जब प्रेशर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो सीटी के जरिए, भाप के जरिए बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह से जब आपके शरीर के अंदर भी दवाइयों से, डॉक्टरों की चीजों से जब प्रेशर बन जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो भी मतलब उफान मारेगा, और उफान मारेगा तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, और ऐसे समय में डॉक्टर दवाई दोनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारा एकमात्र विकल्प है कि जो 70% की कमी है इसको होने ही ना दे। अब हमारे पास जो न्यूट्रिशन है रेनेटस नोवा में, ज़ैनप्रो में, इम्यूज़ैन में, उसमें या इनफैक्ट काढ़ायु में भी ये 70% की कमी को होने ही नहीं देगा। तो जब 70% की कमी नहीं होगी तो कमी से होने वाले रोग भी नहीं होंगे, और कमी से होने वाले रोग अगर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, किसी भी तरह की समस्या ही नहीं होगी। अभी क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारी ताकत है मौजूद। अब इम्यून सिस्टम को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ईस्ट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासिटिक, एंटी पायरेट, बुखार को कम करने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल फूड होते हैं जो कि बुखार को रेगुलेट करने में शरीर की मदद करते हैं। अभी क्या है कि ये सारी की सारी काबिलियतें हमारे अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग इंग्रेडिएंट में मौजूद है। तो जब ये इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के बाद इम्यून सिस्टम अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है। जैसे ड्राइवर और खलासी होता है, ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना, और खलासी का काम होता है ड्राइवर की मदद करना। और ठीक उसी तरह से जो हमारा न्यूट्रिशन है वो ड्राइवर की मदद करता है इम्यूनिटी करती है कि नहीं ऐसे चलाओ, नहीं वैसे चलाओ, ये हार्मोन, मतलब उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है बॉडी के अंदर।
इसी वजह से वो केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग्स होते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने बॉडी के अंदर जाते हैं, चाहे बॉडी को पसंद आए चाहे ना आए, चाहे बॉडी उसे एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, जिसकी वजह से बहुत सारे दवाइयों के बहुत सारे लोगों को रिएक्शन भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करती। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंटीबायोटिक देता है ना डॉक्टर, ये इसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, पर नेचुरल एंटीबायोटिक। मैं आपको बताता हूँ नेचुरल एंटीबायोटिक और मार्केट के एंटीबायोटिक में क्या फर्क है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी कीटाणु हैं, उन सारे कीटाणुओं को आंख में पट्टी बंधी होती है और हाथ में AK-56 होती है। तो वो क्या है, AK-47 AK-56 से धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो किन कीटाणुओं को मार रहे हैं, अच्छे कीटाणुओं को या बुरे कीटाणुओं को, वो सारे कीटाणुओं को मार देते हैं। इसी वजह से जब दवाई खाकर कोई ठीक होता है तो वो बिल्कुल चूसे हुए आम की गुठली की तरह बिल्कुल मुरझाया हुआ सा रहता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी हो गई, और उसको ठीक होने में, उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई बिना दवाई खाए ठीक होता है तो वो बिल्कुल ऐसा अधमरा सा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर के अच्छे कीटाणु नहीं मरे। अगर वो दवाई खा के ठीक होता है तो शरीर के अच्छे कीटाणु भी मर जाते हैं। लेकिन अगर वो नेचुरल एंटीबायोटिक लेता है, जो प्रकृति वाली एंटीबायोटिक लेता है, जो कि हल्दी में होती है, जो कि और भी बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पतियों में होती है, तो वो शरीर को, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी, उसकी पट्टी नहीं बंधी होगी, वो पता है उसको कि कौन सा बुरा कीटाणु है और कौन सा बेहतर कीटाणु है, तो वो अच्छे वाले को नहीं मारेगा, सिर्फ बुरे वाले को मारेगा, सिर्फ बुरे वाले को शूट करेगा, सिर्फ बुरे वाले को गोली मारेगा। तो जब बुरे वाले को गोली मारेगा और अच्छा वाला सलामत रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपके अच्छे कीटाणु तेजी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे और प्रॉब्लम से आप जल्दी निजात पा पाएंगे। तो ये अंतर होता है मार्केट के एंटीबायोटिक में, जो आप दवाई दुकान से खरीदते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स के, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर जो नेचुरल एंटीबायोटिक होते हैं, उसमें ये फर्क होता है, अच्छे और बुरे में ये फर्क होता है। एंटीसेप्टिक ताकि सेप्टिक ना हो, एंटीवायरल ताकि वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन ना हो, एंटी इंफ्लेमेटरी ताकि सूजन ना हो, एंटीबैक्टीरियल ताकि बैक्टीरिया का कोई दुष्प्रभाव ना हो, फंगस, यीस्ट या माइक्रोबॉडी का दुष्प्रभाव ना हो, और पायरेटिक का मैं बता चुका हूँ, बुखार को कम या ज्यादा करना। ये सारी की सारी प्राकृतिक ताकत हमारे प्रोडक्ट्स के जो के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कुदरत ने दी है। हमने फैक्ट्री में कुछ भी तैयार नहीं किया, हमने सिर्फ उसे मिलाया है साइंटिफिक तरीके से, ताकि हर किसी की गुणवत्ता हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब हमारा इम्यून सिस्टम को इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है, ये सारी चीजों को बेहतर करने के बाद ये पहले इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। पहले सबसे पहले तो सफाई करता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। यहाँ क्या करता है, सबसे पहले सफाई करता है, और सफाई करने के बाद जब अब सफाई कितने समय में होगी, अब किसी का शरीर ज्यादा गंदा है तो उसको 1 या 2 महीने लग सकते हैं, किसी का शरीर बहुत ज्यादा गंदा है तो उसको 4 या 6 महीने भी लग सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन आपका शरीर कितना गंदा है। अब ये कोई माइक्रोस्कोप से या किसी बाहरी इंस्ट्रूमेंट से तो देखा नहीं जा सकता कि आपका शरीर कितना गंदा है। तो आमतौर पे आपका शरीर जितना साफ होगा उतना आपको बीमारी से आप दूर रहेंगे। इसके बाद न्यूट्रिशनल गैप को एड्रेस किया जाएगा। पहला काम, शरीर के अंदर से गंदगी साफ होगी न्यूट्रिशन से, हमारे ज़ैनप्रो से, हमारे इम्यूसेंट से, हमारे नोवा से, हमारे कार्डायू से। सबसे पहले गंदगी साफ होगी, उसके बाद न्यूट्रिशनल गैप की भरपाई होगी। न्यूट्रिशनल गैप की भरपाई के बाद ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। तो ये 3 अलग-अलग तरीके हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर काम करेंगे। अब हम समझते हैं कि रीजन क्या है डिजीजेस के। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई कारण होता है। हमारे शरीर के अंदर भी अगर शरीर शारीरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका कोई ना कोई कारण होगा निश्चित तौर पे। उससे उठते नहीं, जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। इसकी वजह से जीविका से रिलेटेड प्रॉब्लम बिगड़ने की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। वो जब तक जीविका ही ठीक नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे? आप सप्लीमेंट छोड़ देंगे, जीविका आपकी बिगड़ी हुई है, तो वापस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जीविका बिगड़ी हुई है। प्रॉब्लम तो जीविका के बिगड़ने की वजह से शुरू हुई थी। तो जहां से कहानी शुरू हुई थी वो तो वहीं का वहीं है, तो प्रॉब्लम तो वापस शरीर में आ जाएगी। इस वजह से लोगों को लगता है भाई हम सप्लीमेंट खा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कैसे हो गई, दोबारा प्रॉब्लम कैसे हो गई? भाई प्रॉब्लम जिस कारण से शरीर में आई उस कारण को भी तो भगाओ। जब तक वो कारण शरीर में रहेगा तब तक वो कारण तो पैदा कर देगा उस प्रॉब्लम। क्या करेगा? क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक कारण है। आपने क्या खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या पचाया ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से
अभी जब मैंने आपको डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो हमने क्या खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने क्या पचाया ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ रहेगी गंदगी वहाँ आएंगे कीटाणु, जाएंगे कीटाणु वहाँ आ जाएंगे, तो कल चल के बीमारी जरूर आ जाएगी। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपको शरीर को अंदरूनी तौर पर साफ रखना है। हार्मोनल डिसऑर्डर, चाहे वो थायराइड की समस्या हो, चाहे वो एस्ट्रोजन की समस्या हो, चाहे वो अलग अलग बहुत सारे हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम होती है। हेरिडिटी यानी कि वंशगत प्रॉब्लम होती है, किसी के दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी को ये प्रॉब्लम थी, उनको विरासत में, ये माँ पिताजी को प्रॉब्लम थी, तो विरासत में कोई प्रॉब्लम मिल गई। इन्फेक्शंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल। अभी जो कोविड चल रहा था वो वायरल इन्फेक्शन था। तो वायरस के, बैक्टीरिया के, यीस्ट के, माइक्रोबॉडीज की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। उस स्किन को भी प्रभावित कर सकते हैं, वो शरीर के अंदरूनी पार्ट को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अब हम रेनेटस नोवा से ये एक्चुअली ये जो समस्याएं हैं, जो 5 रीजंस ऑफ, देखिए हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी बीमारी ठीक नहीं करते हैं, वो कोई दवाई नहीं है। उसका दवाई से, ठीक करने से, मिटिगेशन से, किसी भी तरह की चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर काम करते हैं और प्रॉब्लम की जड़ को शरीर से बाहर फेंक देते हैं, तो ना रहता है। अब ये जो बताया अलग अलग इंग्रेडिएंट, बेरी, अश्वगंधा, सिगरू, शतावरी, जिंको बाइलोबा, गोपसुरा, मंजिष्ठा, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट शरीर को अंदर से साफ करते हैं, अंदर से साफ करने में मदद करते हैं। और जब तो ये सारा का सारा काम रेनेटस नोवा करता है, ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स करता है। अब हम एलोस्टिन की बात करते हैं। एलोस्टिन जो है उसके अंदर सेंथॉन्स होने की वजह से, उसके अंदर एलोवेरा होने की वजह से ये बैक्टीरिया और वायरस से नेचुरली लड़ता है। अब हमारे मुंह के अंदर बदबू आती क्यों है? बदबू इसलिए आती है बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि हर गिली जगह पे जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के ऊपर असर है। मतलब बिल्कुल एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि बैक्टीरिया को मार सके या बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकाल सके, एक भी इंग्रेडिएंट नहीं। वो करते क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर एक सुगंध की परत जमा देते हैं जिससे बदबू रहे लेकिन बदबू का एहसास ना हो। सुगंध से उसको ढक देते हैं, उसको छिपा देते हैं, और जैसे ही उस खुशबू का प्रभाव कम होता है बदबू दोबारा से आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं 2 बार करो, 4 बार करो, पता नहीं कितनी बार ब्रश करने को कहते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस के प्रभाव से ज़ेंथॉन्स जो कि नेचुरली पाए जाते हैं मैंगोस्टीन के अंदर और एलोवेरा के अंदर, बैक्टीरिया का जानी दुश्मन है। ये दोनों बैक्टीरिया के जानी दुश्मन होने की वजह से ये बैक्टीरिया को शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर से निकाल देते हैं। और अगर मान लीजिए आपका मुंह साफ है तो मुंह के जरिए गंदगी खाने के जरिए अंदर जाती है। तो अगर आपका मुंह साफ रहता है तो कोई भी गंदगी आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी तरह का कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट आमतौर पर मार्केट के टूथपेस्ट में हुआ करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चौक है या ना है? तो मार्केट से जो खरीद के ला रहे हैं, मार्केट का जो टूथपेस्ट, उसमें चौक है या चूना है? तो हमें क्या लग रहा है, चूना लग रहा है हमें, हम चूना खरीद के लेकर आ रहे हैं और चूना रगड़ रहे हैं दांत दांत पे। अब बताइए, चूना तो 40, 50, 60, 70 रुपए का होता नहीं है, पर ये लोग हमें महंगा चूना बेच रहे हैं और चूना लगा रहे हैं हमें, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से लगा रहे हैं। और चूना लगाने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार को भी ये लोग लेकर आते हैं चूना लगाने के लिए, जिन्होंने, जो खुद तो वो इस्तेमाल करते नहीं, बस कुछ पैसे लेकर प्रचार कर देते हैं। तो हमारा जो एलोस्टिन है इसके अंदर किसी भी तरह का कैल्शियम ले सके, और जो बैक्टीरिया की वजह से जो बुरी मतलब सांसों की जो बुरी बदबू है उससे, उसको होने से रोकता है, क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं रहेगी तो बुरी बदबू आएगी कहां से? इसलिए आपका मुंह का जो स्मेल है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। पॉलिश करता है आपके एनामेल को। आपके दांत के ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसको एनामेल कहते हैं, जिसके घिस जाने की वजह से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, गैंगिवाइटिस, पीरियडोंटाइटिस और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है। तो पॉलिश कर देने की वजह से
आपके एनिमल को पॉलिश करने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आपको नहीं होती है। इसके अलावा आपके मुंह को निकोटीन से डिटॉक्सिफाई कर देती है। निकोटीन से डिटॉक्सिफाई करने का क्या अभिप्राय हुआ? आप जो भी निकोटीन का सेवन करता है, वो खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या ऐसा कोई भी चीज हो सकती है, तो उससे निकोटीन आपके शरीर के अंदर जम जाता है, आपके मुंह के अंदर जम जाता है। लेकिन जब एलोस्टीन से आप ब्रश करते हैं, तो जमा हुआ जो निकोटीन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब जमा हुआ निकोटीन शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो निकोटीन से होने वाला जो दुष्प्रभाव है, उसका जो होने वाला कैंसर का प्रभाव है, उससे होने वाला जो नुकसान है, वो नुकसान से आप ज्यादा लंबे समय तक बचे रहेंगे। तो आप में से जितने भी लोग नशे का सेवन करते हैं, या आपके आसपास जितने भी लोग नशे का सेवन करते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको एलोस्टीन के बारे में जरूर बताइए। इसके अंदर कैरोटोलिटिक इफेक्ट होता है एलोवेरा के अंदर, जो कि गम और टूथ को रीजनरेट कर सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा दांत दोबारा आ जाएगा। दांत दोबारा आने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे जो रिपेयर की गुंजाइश है वो जरूर हो सकती है। आप बताइए कि जब हम पैदा हुए थे, जिस दिन पैदा हुए थे, दांत थे क्या हमारे पास? नहीं थे। तो दांत पैदा कैसे हुए? दांत क्या फैक्ट्री से लगाए थे? जो हमने आहार, जो हमने खुराक ली, उस खुराक से शरीर ने दांत बनाया। एक बार नहीं, दो बार दांत बनाए। तो आप सोचिए कि अगर शरीर 2 बार दांत बना सकता है, तो उसकी क्या छोटी मोटी रिपेयर नहीं कर कर सकता है। अगर उसे सही खुराक, अगर उसे सही कंडीशनिंग मिले, अगर उसे सही मेंटेनेंस मिले, तो वो ये काम कर सकता है जो कि एलोस्टीन करता है। तो ये हरे ढक्कन पे मत जाइए, ढक्कन सफेद ही है, लेकिन ये सिर्फ फोटो के लिए है, समझ लीजिए। नोवास्टीन एवोकाडो बटर से बना है, जो कि नेचुरल मॉइस्चराइजर है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। ये एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत सारी होती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है मैंगोस्टीन के होने की वजह से, जो कि इसे पॉल्यूशन, रेडिएशन और टॉक्सिसिटी से बचाती है। स्किन के कंडीशनर का काम करता है, स्किन को हेल्दी शाइन देता है। तो ये सारी चीजें करता है। और इसमें 3 साबुन रहते हैं 100 ग्राम के, यानी कि 300 ग्राम का साबुन है ये। तो ये बहुत ही किफायती है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। सैंड प्रो का क्या फंक्शन है? सैंड प्रो में पिक्टोलिकोसैकेराइड्स, मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, शतावरी एक्सट्रैक्ट, लाइकोपाइन, एलोवेरा, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B6, B12, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, इसके और भी काफी सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटर स्कॉच, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, लेमन, मिक्स बेरी, काफी सारे अलग अलग 9 अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके इसके क्या फायदे हैं? ये भी क्या करता है कि ये सबसे पहले हमारे प्रोसेस पेट को साफ करता है। ये भी हमारे शरीर के अंदर वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बेसिक है। ये सबसे पहले सफाई करता है, फिर हमारे शरीर को पोषण देता है, और फिर जितने भी तरह की बुरी चीजें हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करता है। ये 3 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। साथ ही साथ रेनेटिस नोवा को अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए। वो चाहे सुबह ले या रात को ले, या दोनों टाइम भी ले सकते हैं। इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो 3 से 4 है। तो अगर आप एडल्ट हैं तो 3 से 4 आप आराम से ले सकते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें। 2 से 3 महीने के बाद आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप नोवा खा रहे हैं तो इम्यूजन ले लीजिए, इम्यूजन ले रहे हैं तो आप सैन प्रो ले लीजिए। ऐसे बदल बदल के 2-2, 3-3 महीने पे आप प्रोडक्ट्स को सेवन करेंगे तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। साथ ही साथ आपको अगर हम सैन प्रो को इस्तेमाल करने की बात करें, तो अगर आपको वजन कम करना है तो आपको खाना खाने के पहले खाना है, आधे घंटे पहले खाना है खाना खाने के। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद खाना है। अब आप कितना ज्यादा वजन बढ़ाना चाहते हैं, आप कितनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ कितना ज्यादा डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 बार खाएंगे या 2 बार खाएंगे। तो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब चलिए हम लोग ज़ैंथ टच के बारे में, हैंड वॉश के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। सोडियम लॉरेल सल्फेट है, लॉरियल सल्फेट नहीं है, जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करता है, स्मूथ और नरिश करता है। कोकोमोडो और प्रोपेलिपेटिन है जो फोमिंग एजेंट है। ग्लिसरीन है, सोडियम क्लोराइड है। फेनॉक्सिटेनॉल है जो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। मैंगोस्टीन के बारे में हम सब जानते हैं। ग्वार हाइड्रोक्लोप्लेट अमोनियम क्लोराइड है जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करती है। नीम है, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है। अकाई बेरी, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से हैंड को साफ रखती है और किसी भी तरह के कीटाणु को फटकने नहीं देती, क्योंकि अगर हाथ में कीटाणु होंगे तो मुंह के अंदर जाएंगे और मुंह के जरिए वो पूरे के पूरे शरीर में जा सकते हैं। तो इसके अंदर किसी भी तरह के फॉस्फेट्स, वाइटलेट्स, पैराबेन्स या फॉर्मेल्डिहाइड्स, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इसके अंदर मौजूद नहीं है।
साथ ही साथ अगर हम हेयर क्लेंजर की बात करें तो इसके अंदर सोडियम कोकोल ग्लिसरेट है, ग्लिसरीन है। सोडियम कोकोल ग्लिसरेट जो है वो कोकोनट का फैटी एसिड है जो कि हमारे हेयर को सॉफ्ट करने में मदद करता है। ग्लिसरीन स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, ड्राई नहीं होने देता हमारे स्कैल्प को। पेटिन है जो कि डर्ट को लूजन करती है और इम्प्योरिटीज को हटाती है। ब्रह्मी है, डैंड्रफ से लड़ने में मदद करती है, हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, स्कैल्प की अच्छी है, हेयर फॉल को रोकने में मदद करती है, शाइनी बनाने में मदद करती है, को प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकती है। शिकाकाई आंवला डैंड्रफ से लड़ने में, हेयर फॉल से लड़ने में और जड़ों को मजबूत करने में बहुत अच्छी है। मैंगोस्टीन, जैसा कि हमें सबको पता है कि मैंगोस्टीन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हेयर कंडीशनर और प्रोटेक्शन का काम करता है। भृंगराज जो है वो डैंड्रफ से लड़ने में मदद करता है और स्प्लिट एंड यानी कि दो मुंह बाल जो होते हैं उसको होने नहीं देता। मेथी और जटामांसी क्या करते हैं, ये हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं और डैंड्रफ और हेयर लॉस से लड़ने में मदद करते हैं। तुलसी हमारे स्कैल्प को ठंडा रखती है और हमारे जड़ों को मजबूती दे और शाइनियर बनाते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा हेयर क्लेंजर है वो शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करता है और ये क्या करता है कि ये हमारे ड्राई हेयर और स्कैल्प के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रीमेच्योर बॉल्डनेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। रफ डल हेयर या थिन हेयर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो फॉर्मूला है उसका पीएच बिल्कुल स्किन के जैसा है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन को नरिश करने में मदद करता है। ये बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कम मात्रा में लगता है, बहुत ही कम लगता है और बहुत ही लंबा चलता है जिसकी वजह से क्वालिटी भी अच्छी है और किफायती भी आपको पड़ेगा अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो। आप जो बॉडी वॉश है, बॉडी क्लेंजर है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है, क्लॉग पोर्स के लिए अच्छा है, इवनली मॉइस्चराइज करता है, हार्मोनल एक्सक्रीशन से नहीं करता है और हार्श और सॉफ्ट पार्ट समान रूप से क्लीन करता है। सल्फेट्स, पैराबेन्स, फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें भी नहीं है। एल्डर फ्लावर होने की वजह से स्किन टोन को बेटर करने में मदद करता है। एंटी प्रॉपर्टीज से प्रोटेक्ट करते हैं। मैंगोस्टीन इसमें ग्लिसरीन जो है मॉइस्चर लॉस से प्रिवेंट करता है। मैंगोस्टीन बॉडी क्लेंजर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, एक ऐसा लूफा आता है प्लास्टिक का या मतलब एक जालीदार एक होता है, उसमें आप एक पंप आपको डालना है और उस जालीदार से रगड़ रगड़ के आपको बॉडी को साफ करना है। ये 100 बार से भी ज्यादा चल सकता है आप इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा किफायती है और बहुत लंबा चलता है। तो ये आप देखते होंगे कि जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं उनके आसपास से गुजरने से बॉडी से एक खुशबू आती है। तो अगर आप बॉडी क्लेंजर को इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर से भी उस तरह की खुशबू आ सकती है। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। एक जो अच्छी सेल, नॉर्मल सेल जो होती है, वो नॉर्मल सेल 21 से 28 दिन के अंदर बड़ी होकर के दो नई डॉटर सेल्स को पैदा करती है और खुद मर जाती है। तो पुरानी सेल खुद मर जाती है और नई दो डॉटर सेल्स को पैदा कर देती है। आने वाले 21 से 28 दिन में वो दो को पैदा होगी और खुद मर जाएगी। फिर आने वाले समय में वो दो डॉटर सेल्स भी दो डॉटर सेल्स को पैदा करेंगी और खुद मर जाएंगी। लेकिन सेल के 21 से 28 दिन के जीवन काल में अगर फ्री रेडिकल्स का अटैक हो गया उनके ऊपर, तो फ्री रेडिकल्स का अटैक होने की वजह से उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनका जो खुद का खाना है वो स्कैवेंज कर लेंगे, वो कीटाणु उनका खाना खुद खा लेंगे। तो जब सेल के पास खाने को कुछ बचेगा नहीं तो भूखी मर जाएगी और सेल भूखी मर जाएगी तो मर के वो पक जाएगी और पक के वो सड़ जाएगी। पर ये सड़न जब वो आसपास की सेल में वो सड़न फैलती है, फिर आसपास के टिश्यू में फैलती है, फिर वो आसपास के ऑर्गन में फैलती है और इसी तरह से आपको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे अलग अलग तरह के संगीन मसले होना शुरू हो जाते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो आपके सेल को, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन को और डीएनए तक को डैमेज करने के लिए कारगर है और वो जो है वो एजिंग को भी कंट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए आपके शरीर की एज है मान लीजिए 35 साल, लेकिन आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बड़ी तेजी से चल रहा है, तो आपके शरीर की आंतरिक एज जो है वो 40, 42 या 45 साल की हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर दबाव ज्यादा है, आपके शरीर पे अंदरूनी तौर पे आपके ऊपर शरीर के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो मशीन जो ज्यादा पुरानी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो टैक्सी चलती है आज के डेट में, ओला या उबर या
या इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी टैक्सी चलती हैं, तो वो टैक्सी दिन भर सड़क पे रहती है, कभी-कभी तो रात भर भी सड़क पे रहती है। तो दिन भर रात भर सड़क पे होने की वजह से उसका जो जीवन काल है, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर वो टैक्सी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आम तौर पे एक गाड़ी आप खरीदते हैं तो उसकी 15 साल की लाइफ होती है। 15 साल के बाद आपको उसको स्क्रैप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टैक्सी की बात करें तो दिन भर रोड पे रहने की वजह से बिल्कुल उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर बर्डन पड़ने की वजह से तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर उसके जो सारे कल पुर्जे हैं वो जवाब दे देते हैं। ठीक उसी तरह से आपके शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर दबाव अगर ज्यादा होगा तो आपके शरीर के अंदरूनी एज जो है वो बढ़ जाएगी। यही कारण है कि बहुत सारे 40, 42, 45 या अभी तो 20 से ऊपर के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण पता नहीं चलते और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का डायरेक्टली कोई टेस्ट भी नहीं है जिस टेस्ट के जरिए आप पता कर सकें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझने के लिए फ्री रेडिकल समझते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से एक खलबली मच जाती है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि एक मेहमान एक्स्ट्रा आ गया। आप मान लीजिए आपके घर में भी कोई मेहमान आ और साल भर तक ना जाए तो आपका राशन मतलब आपका जो मतलब बजट है वो तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, क्योंकि अब घर में रहने वाले एक्स्ट्रा आ गए, 2 या 4 खाने वाले एक्स्ट्रा आ गए, तो आपका बजट तो उथल पुथल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से और मान लीजिए अगर किसी माँ का बच्चा खो जाए तो वो तो छटपटाने लगेगी ना, उसको तो खाने पीने की सुध ही नहीं रहेगी, वो खाली वो छटपटाती रहेगी, अरे हमारा बच्चा कहाँ चला गया, बच्चा कहाँ चला गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो माँ ऐसे करती है, एटम ऐसे करता है कि बच्चा कहाँ चला गया। और अगर एटम अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा मेहमान की तरह हो जाता है। तो जब एक्स्ट्रा मेहमान हो या बच्चा खो जाए, दोनों सूरतों में एटम बिल्कुल छटपटे, देखो ना एक्स्ट्रा आ गया, अरे देखो ना हमारा बच्चा चला गया। तो इस तरह से छटपटाते छटपटाते वो जहां भी जाता है तो वहां पर वो जहां जाता है वहां परेशानी। एक इंडिपेंडेंट एक स्पीशीज होता है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिट में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि या तो एक कम या तो एक ज्यादा। अब ये क्या है, बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, जहां भी जाते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए एक अनार को आप छोड़ेंगे, अनार या तुबड़ी या वो जो दिवाली में जो होता है ना, आप जब उसको छोड़ेंगे और एक आपने सिल्क का या एक कॉटन का कपड़ा बिछा रखा है उसके ऊपर आपने छोड़ा, तो उसकी जो चिंगारी जो आके गिरेगी तो जहां जहां कपड़े में चिंगारी लगेगी वहां वहां छेद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में ये फ्री रेडिकल कई तरह के छेद कर देते हैं और फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो छलनी हो जाता है। और जब वो छलनी हो जाता है तो बहुत सारी तरह की दिक्कतें हमें बड़ी आसानी से हो सकती है, जिसका कि ये एक यहाँ पर परिणाम दिखाया हुआ है कि स्ट्रेस जब हमें होता है तो हमारे सेल डैमेज हो सकती है, प्रोटीन डीएनए डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, बोन या इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो सकता है, सेक्सुअल डिजेनरेशन हो सकती है। बहुत सारे लोगों को सेक्स करने में दिक्कत आ रही है, उम्र बहुत कम होने के बाद भी बहुत सारी दिक्कत आती है, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। उम्र तेजी से बढ़ रही है, 45 साल का आदमी 50 साल या 55 साल का लग रहा है। एक्सेलरेटेड डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि अंदरूनी एज जो है हार्ट की बहुत बढ़ चुकी है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हार्ट के ऊपर टू मच प्रेशर है जिसकी वजह से उसकी एज निरंतर बढ़ रही है। इरेगुलर हार्मोन्स है, ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। अब पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर मसल और जॉइंट में पेन होगा, आपकी आई साइट कमजोर हो जाएगी, कुछ है जिससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके शरीर में हो रहा है। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपका जो हेयर है वो जल्दी ग्रे हो जाता है, इससे पता चलता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। शहरों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है। अब काढ़ायु के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अश्वगंधा, टर्मरिक, सिनेमन, आंवला, ग्रीन टी, ब्लैक पेपर, जिन शंख पुष्पी, कोरिएंडर, क्लोव, तुलसी, नटमेग, मुलेठी, अदुल, तेकरीशा, ब्रह्मी, एस्परडिटा, ज़ेंथोन और विटामिन सी। ये 18 के 18 इंग्रेडिएंट क्या करते हैं कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको बेहतर करते हैं, जो आपका जो सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाते हैं, और जो हमारा फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल को तोड़ता है और
और ब्लड में मिला देता है, हार्ट में भेज देता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन O2 फॉर्मूला होता है और O2 अपने आप में ब्लड में मिल नहीं सकता क्योंकि वो एक कंपाउंड है, तो उसको ऑक्सीजन के दोनों एटम्स को तोड़ना पड़ता है O+O में। तो ये के दौरान फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा तोड़ ट्रैक की हाइजीन को मेंटेन रखता है। आपके शरीर के अंदर डाइटरी फाइबर देता है। बहुत सारे अलग इसका इस्तेमाल करिए। चाय की जगह आप इसको पी सकते हैं। आप एक सैशे में 3 बार 2 से 3 बार आराम से चाय की तरह काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा ही हुआ है, आप इसको पीजिए और इसका लाभ लीजिए, पता चलेगा। नॉर्मल जो सर्दी खांसी वो उससे प्रोटेक्ट करता है आपको, इससे सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी धीरे धीरे करके बिल्ड करता है। अब इम्यूज़ेन क्या करता है, अब ब्लड के अंदर तो मिल गया, फेफड़े से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल गया, अब बाकी का काम तो ब्लड का है। तो ये क्या, ये ज्यादा इसका काम, ये ब्लड का स्पेशलिस्ट है। जैसे आप इंजन ऑयल डालते हैं गाड़ी में, मोबिल डालते हैं बाइक में, ठीक उसी तरह से अगर आप इम्यूज़ेन का सेवन करते हैं तो आपके ब्लड की जो हेल्थ है, और अगर आपके ब्लड की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो ब्लड के ही जरिए सारे के सारे ऑर्गन्स में सारी रसद पहुंचती है। ब्लड के जरिए विटामिन्स पहुंचते हैं, ब्लड के जरिए मिनरल्स पहुंचते हैं। ब्लड अच्छी हेल्थ के लिए आपके ब्लड का क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ब्लड में 52 तरीके के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसका आपस में संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी किसी का ब्लड मोटा हो जाता है, कभी किसी का ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, कभी किसी का ब्लड बहुत गाढ़ा होने की वजह से बहुत डार्क रेड हो जाता है, किसी में प्लेटलेट कम हो जाती है, किसी में आरबीसी कम हो जाती है, किसी में डब्ल्यूबीसी। तो आपको इम्यूज़ेन अगर आप लेते हैं तो इसकी ब्लड की कॉम्पोजिशन को, ब्लड की पीएच को बेटर बनाए रखता है। जब ब्लड का पीएच बेहतर बना हुआ रहता है तो ऑर्गन्स की सर्विसिंग भी बेहतर से बेहतर हो पाती है, ऑर्गन्स की सर्विसिंग बेहतर से बेहतर हो पाती है। साथ ही साथ आपके शरीर को एक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है। और मैं आपको बताता हूँ क्या, कितना और कैसे इससे होता है। इसके अंदर मैंगोस्टीन, अकाई बेरी, गूसबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोची बेरी, चेरी रास्पबेरी, बिलबेरी, ग्रेप, मलबेरी, एल्डरबेरी, स्टोनबेरी, अकलबेरी, सी बकथॉर्न, रेड बेरी, ब्लूबेरी और ब्लैक करंट होते हैं। ये ऑर्गन्स की सर्विसिंग का ही है और ब्लड वहां पर ऑर्गन्स की सर्विसिंग करता है। तो जितनी अच्छी आपकी ब्लड की क्वालिटी होगी उतने अच्छे ऑर्गन्स की सर्विसिंग होगी, उतना अच्छा आपका ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। ओईसीडी टेस्ट सर्टिफाइड है, जीएलपी टेस्ट सर्टिफाइड है और एंटी एजिंग जो है आपके शरीर के अंदर पैदा, एंटी एजिंग हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर पैदा कर सकती हैं। ये एनर्जी को इम्प्रूव कर सकती है, स्टैमिना को इम्प्रूव कर सकती है और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको प्लेजरेबल और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना सकती है और आपके यूथ को प्रमोट कर सकती है, आपके हार्मोनल इश्यूज और स्ट्रेस को कम कर सकती है। आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस का द्योतक है, जो स्ट्रेस बढ़ता है कॉर्टिसोल के बढ़ने की वजह से। तो अब क्या है, स्ट्रेस भी बढ़ता है बहुत सारे लोगों का और साथ में टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहता है। तो स्ट्रेस और टेस्टोस्टेरोन हाई होने से उनको सही तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं वो लोग कर पाते हैं। लेकिन अगर कॉर्टिसोल कम हो जाए तो ये काम हो सकता है। कॉर्टिसोल कम होने से बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है, जिसकी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे लोग नशे का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करने के बाद उनको ज्यादा लंबे समय तक वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नशे का सेवन करने से कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है। हमारे इंडोक्राइन रिलैक्सेंट्स का काम करते हैं वो, अगर कम मात्रा में लिए जाए तो इस वजह से आप जब इम्यूज़ेन को लेकर आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बना देती है। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत सारे बेरीज के एंटीऑक्सीडेंट ताकत देती है ताकि किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो एक हीलिंग क्राइसिस के बारे में भी आज हम समझ लेते हैं। हीलिंग क्राइसिस क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर जब टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारे शरीर के अंदर से, तो निकलने के दौरान भी हमें कुछ असुविधा का बोध होता है, असुविधा फेस करने को मिलती है और उस असुविधा के दौरान हमें जो दिक्कत होती है, उस निकलने के दौरान जो दिक्कत होती है उसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। अमूमन क्या होता है, मान लीजिए आपने अगर हर साल अपनी दीवार में एक पेंट कराया है और पेंट करवाते समय पुराना वाला पेंट नहीं निकाला है, तो क्या होगा? 30 साल बाद जब पेंट उखड़ना शुरू होगा तो सबसे पहले जो हुआ था वो पहले उखड़ेगा और जो 30 साल पहले किया था वो एकदम लास्ट में उखड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे की तरफ है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी फैट के अंदर बहुत सारे जेरासिम, बहुत सारे कीटाणु स्टोर किए हुए रहते हैं हमारे शरीर के फैट के अंदर। तो जैसे जैसे वो फैट गलना शुरू होता है, जैसे जैसे वो
गलता है तो फैट के गलने के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ जाती है और वो शरीर से निकलने के प्रोसेस में भी हमें वही सिम्टम्स देती है जो कि उसके शरीर में अंदर जाने के सिम्टम में था। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जब आपको जुकाम होता है तो जब जुकाम हो रहा होता है तो नाक में से पानी गिरता है, लेकिन जब आपको जुकाम ठीक हो रहा होता है, आप चाहे काढ़ा पीते हैं, आप गर्म पानी पीते हैं, आप वेपर लेते हैं, आप सिरप पीते हैं, वो सारी चीज पीने के बाद आपके नाक से, आपके मुंह से बलगम निकलती है। तो वो शरीर से बलगम निकलने के समय भी, शरीर से सर्दी के समय आपको उतना ही मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है जितना सर्दी होने के समय में हुआ था। इसकी वजह से आपको वो सिम्टम्स दोबारा से आते हैं और आपको ऐसे लगता है कि आप दोबारा बीमार पड़ गए, लेकिन आप एक्चुअली दोबारा बीमार नहीं पड़े। वो शरीर से परमानेंटली वो प्रॉब्लम निकलने के समय आपको वापस से वो इश्यूज आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ऐसे समय में आपको अच्छी तरह से पानी पीना है। आपको रेनेटस नोवा, इम्यूजैन या जैन प्रो या काढ़ायु रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। इनमें से चारों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि चारों के चारों एक साथ यूज करना है। और ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है और आपको ऐसे में लाइट मील्स लेने हैं जो कि हजम करने में आसान है। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है वो आपको सही तरीके से मिल पाई। इस जानकारी का आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइस डे।